गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वंदना हिंदी विद्यालय से स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज आपको तीसरा चैप्टर भारत का संविधान के विषय में हम पढ़ेंगे। हेली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप 2011 की फाइनल मैच देख रहे थे। भारत श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच चल रही थी। वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को? श्रीलंका का स्कोर देखने पर भारत के लिए जीतना कठिन लग रहा था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। सभी जगह विजय का वातावरण बन गया। टीवी में यह देखकर हेली बोलने लगी, मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुई थी। मैच का टाई होना, इसका अर्थ क्या है? नीता बहन कहने लगी, हेली, क्रिकेट जैसी लोकप्रिय खेल के लिए ICCA ने खूब ही व्यवस्थित नियम बनाए हैं। मैच का टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम के एक समान रन होना, उसे मैच टाई कहेंगे। तो फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के भी नियम होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी हो तो नियम की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। यानी एक क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब जब एक टीम को यानी कि किसी एक खेल के लिए इतने नियम हैं तो एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम अगर होंगे तो इतने बड़े देश में को इतने बड़े देश की व्यवस्था को संभालने के लिए या व्यवस्था अच्छी तरह से चले इसके लिए भी काफ़ी नियम होंगे, तो नियमों की आवश्यकता होगी। तो उसके ऊपर हमारे भारत के संविधान के ऊपर बात चली है, जहाँ सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। भारत की प्रस्तावना दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, बिन सांप्रदायिक, सामाजिकवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, वाणी, मान्यताएं, धर्म, पूजा की स्वतंत्रता, अर्थात कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में सभी नागरिकों को उनके सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनके विचार की, उनकी वाणी यानी बोलने का और उनकी मान्यताएं, उनकी धर्म, पूजा, इन सभी चीज़ों को इन सब चीज़ों में उन्हें स्वतंत्रता मिलना। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का जो दृढ़ संकल्प है वो करके हमारे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें हम जानेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए, तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियम के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है। अर्थात किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए उस नियम को व्यवस्थित रूप से संग्रह करना संविधान कहलाएगा। संविधान दो प्रकार से होते हैं, लिखित और अलिखित। हमारे देश के संविधान की शुरुआत भूमिका से हुई थी, जिसमें हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित स्वरूप में बताया गया है। भारत का संविधान किस तरह निर्मित हुआ तो इस बारे में हम जानेंगे। तो भारत का संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के आधार स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई है। मतलब ये कहा गया कि भारत स्वतंत्र होने के साथ साथ संविधान का पूर्ण रूप यहाँ पे स्थापित किया गया है। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 में अपना कार्य शुरू किया था। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि संविधान सभा ने अपना कार्य कब से शुरू किया? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान ने अपना कार्य शुरू किया। संविधान सभा में विधान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था, जिसमें इन नेताओं के नाम दिए गए हैं, जहां नेताओं की दीर्घ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है, जहां पर बताए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं का मार्गदर्शन यहाँ पर दिया। फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी ने भी यहाँ प्रतिनिधित्व किया। अलादी कृष्ण स्वामी
अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर KM मुंशी जैसे विशेष ने इन संविधान के सभा के सदस्य बने, जहां सरोजनी नायडू तथा विजया लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं भी इस संविधान सभा के सदस्य में जुड़ी थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो संविधान है वो संविधान सभा के वो अध्यक्ष माने गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हमें बताना है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 मास 18 दिन और 166 बैठकें हुई थी। मतलब बताना है यहाँ की जो समिति बनाई गई है संविधान सभा बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 166 बैठकें बनाई गई, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को संविधान सभा की समिति प्रदान की गई और 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को लागू किया गया। तो आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 में संविधान ने अपना कार्य शुरू किया था। संविधान सभा की समिति बतानी है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 166 उसकी बैठकें थीं, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा को समिति प्रदान की गई और लास्ट 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष बताए गए हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर हमको बताना है संविधान की आवश्यकता है तो क्यों, संविधान ना हो तो क्या होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान की क्या आवश्यकता है और संविधान ना हो तो क्या होगा। तो संविधान के बिना तो सीधी सी बात है कि जैसे किसी भी चीज़ की व्यवस्था करे बिना उस कार्य को नहीं सफल किया जा सकता, तो संविधान के बिना किसी भी देश के शासन चलाने की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात संविधान के बिना किसी भी देश का शासन नहीं चल सकता है। संविधान से बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो आदर्शों से बंधा हुआ है, आदर्शों के सूत्रबद्ध करता है, इन आदर्शों से बंधा हुआ है। संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस तरह से चलेगी, और लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं, मतलब हम अपने नेताओं को पसंद करते हैं, इससे जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता को संभाल सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम लोग चुटनी मतलब वोटिंग वगैरह करवाते हैं तो वोट देते हैं, तो हम हमारा नेता पसंद करते हैं जिससे वो सत्ता को प्राप्त करके उस सत्ता को अच्छे से संभाल सके। फिर भी ये नेता जो हैं वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, उसके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था है कि जिससे शासन अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सकें, और भारत संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं। तो हम अगर पूछा जाए कि भारत में क्या किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और संविधान ना हो तो क्या होगा, तो आपको बताना है कि संविधान के बिना किसी भी देश का शासन चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संविधान से बहुत सारे उद्देश्य सिद्ध होते हैं। संविधान एक दस्तावेज है, वो आदर्शों से सूत्रबद्ध किया गया है। संविधान है वह बताता है कि हमारे देश की सरकार किस प्रकार चलेगी, उसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी। संविधान में हम लोकशाही यानी कि हम वोटिंग द्वारा हमारे नेताओं को हम पसंद करते हैं और वो नेता सत्ता को संभालते हैं। उसके बाद नेताओं लोग जब सत्ता उनके हाथ में आती है तो वो सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाएँ, इसलिए संविधान में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार आप संविधान के बारे में बताएंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा लोकशाही शासन पद्धति। तो लोकशाही शासन पद्धति अर्थात तो भारत ने लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया है। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है। इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान देते हैं। तो जैसे हम लोग चुनाव करते हैं, चुनावी कार्ड आता है, हम वोटिंग करते हैं, तो वो कहलाएगा शासन पद्धति, लोकशाही पद्धति होती है, जिसे हम लोगों ने हमारे भारत देश में लोक शासन पद्धति स्वीकारी गई है, जहाँ पर हर 5 वर्ष में वोटिंग होती है, जहाँ पर 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला और 18 वर्ष जिसकी हो, 18 वर्ष शुरू हो गई हो या 18 वर्ष कंप्लीट होकर 18 वर्ष के अधिक उम्र वाले जो भी नागरिक हैं वो सभी अपना मत दे सकते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपने प्रतिनिधि के चुनाव में
देश के सभी लोगों की भूमिका है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है लोकशाही पद्धति, यानी हम लोग यहाँ पे ये लोकशाही बताया कि हम चुनाव के द्वारा, यानी बिना चुनाव द्वारा नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि चुनाव के लिए लोकशाही की कल्पना की गई है यहाँ पे। तो लोकशाही के द्वारा हम अपना नेता का चयन करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना हो तो देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन वो उसमें कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे कि बताया गया है कि देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले वो किसी भी धर्म का हो, मतलब हमारे देश का होना चाहिए, पर वो धर्म उसका कोई भी हो। मतलब अर्थात बताया गया है कि वो किसी भी धर्म का हो पर वो चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा जाति, वर्ग, स्त्री हो या पुरुष हो, इससे मायने नहीं रखता, मतलब वो हमारे देश का होना चाहिए। अर्थात उसका धर्म कोई भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, वो किसी भी वर्ग का हो, ऊंची या नीच जाति का, उसकी वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है। उसमें चुने गए सदस्य जो हैं वो प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व कराते हैं नागरिक को। अब यहाँ लोकशाही के बारे में बताया गया, तो हमारे यहाँ पर मतलब शासन पद्धति, जो लोकशाही शासन पद्धति, वहाँ बताया गया है कि हमारे यहाँ नागरिक को विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छा अनुसार धर्म पालने की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारे भारत में ही ये है कि हमारे भारत में नागरिक को अपने विचार सामने वाले को अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, उसको अपनी वाणी, जो उसकी मातृभाषा के बारे में बोलना चाहे, अभिव्यक्ति अपने बारे में, और उसके अलावा वो जो धर्म को पालना चाहता है उस धर्म में वो जा सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नागरिक को यहाँ वाणी, विचार, अभिव्यक्ति और इच्छा अनुसार धर्म पालने की स्वतंत्रता भी दी जाती है। फिर है भारत एक गैर सांप्रदायिक। गैर सांप्रदायिक का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म में पक्षपात करने वाला ना हो। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। यहाँ अर्थात भारत में कई प्रकार के धर्म पालने वाले लोग रहते हैं ना। तो हमारे भारत में इतने सारे धर्म पालने के वाले लोग रहते हैं, हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को अपनाते हैं, सभी धर्म के अनुसार जो हम लोग फेस्टिवल यानी त्यौहार जो मनाते हैं सभी धर्मों के मनाते हैं। तो यानी हमारे भारत में धर्म के लिए किसी में पक्षपात नहीं किया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है, जहाँ गैर सांप्रदायिक अर्थात बताया है देश का शासन किसी भी धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना। तो ये इसकी परिभाषा दी है, गैर सांप्रदायिक अर्थात देश का शासन किसी भी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर चलना ना हो। वो संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव या पक्षपात ना किया जाता हो। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसकी मान्यता रखने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता भारत में दी हुई है। अब हम जानेंगे गणतंत्र। तो गणतंत्र अर्थात क्या? तो गणतंत्र अर्थात कि लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। अर्थात गणतंत्र अर्थात कहेंगे लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो हम सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार होती है उसे गणतंत्र कहते हैं। अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्रात्मक लोकशाही को स्वीकार किया है। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी भी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु राजतंत्र के सभी पद धर्म, जाति या स्त्री या पुरुष यानी जाति में आएंगे, किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक के लिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। तो इसे हम गणतंत्र कहेंगे। अब हम जानेंगे हमारे केंद्र सरकार के बारे में। तो मतलब यहाँ पे कौन किस प्रकार अंदर इसमें किस तरह कार्य किया जाता है। तो सबसे ऊपर हमारी आती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के नीचे आता है हमारा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला आएगा विधायिका यानी संसद, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति को कार्य सौंपता है। राष्ट्रपति के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला आएगा संसद, जहाँ विधायिका होती है, वो कार्य देगा, कार्यकारिणी वो कार्य करने का काम कराएगा। और जो कार्यकारिणी जो है, तो कार्यकारिणी में किसी प्रकार के काम जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसका अगर किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए बनाया गया है न्यायतंत्र, जिसमें संसद के अंदर 2 प्रकार आएंगे, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। कार्यकारिणी में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल 2 लोगों को कार्य सौंपा जाता है, और न्यायतंत्र में सर्वोच्च अदालत, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, जो सबसे बड़ी अदालत होती है। तो ये तो हमारा हो गया केंद्र सरकार। अब राज्य के बारे में जानेंगे। तो राज्य में राज्य सरकार का पहला हक,
राज्य सरकार जो है वो राज्य के राज्यपाल को कार्य देगी। राज्यपाल के नीचे 3 लोग होंगे, जिसमें पहला आएगा विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र। तो यहाँ जैसे हम समझने वाली चीज़ है कि ये दिया है केंद्र यानी पूरे देश को चलाने के लिए, तो सबसे बड़ा न्यायतंत्र है यहाँ पर सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और राज्य के अंदर है तो यहाँ राज्य बताना है, राज्य के अंदर राज्यपाल आएगा, राज्यपाल के अंदर वही तीनों पॉइंट हैं, विधायिका यानी विधानसभा, और इसमें राज्यसभा और लोकसभा था, इसमें यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद बताना है। कार्यकारिणी, तो कार्यकारिणी में ऊपर क्या दिया है, तो कार्यकारिणी में ऊपर दिया है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को कार्य दिया जाएगा, और राज्यपाल के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को कार्य सौंपा जाता है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का काम का उल्लंघन किया जाएगा यानी किसी भी प्रकार के नियम वगैरह तोड़े जाएंगे तो सर्वोच्च अदालत देखेगी, और यहाँ राज्यपाल में आएगा तो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, ठीक है। और उसके नीचे आएगा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जिसमें 2 पॉइंट रहेंगे, पंचायती सत्ता जो गांव वगैरह में जो ग्राम पंचायत होती है वो, और सिटी में चलती है नगर पालिका और महानगर पालिका। तो इस प्रकार हमें ये समझाना है। अब हम जानेंगे सरकार के कार्य। तो धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र केंद्र सरकार के अंग हैं। तो ये इसके अंग बताने हैं, न्यायतंत्र के धारासभा और कार्यकारिणी न्यायतंत्र सरकार के केंद्र हैं, जहां संसद कानून बनाने, मंत्रिमंडल इन कानूनों का अमल करवाने और न्यायतंत्र कानून का उद्घाटन और न्याय देने का कार्य करता है। अर्थात वही जो हमने अभी कोष्टक में समझा कि संसद क्या करेगा, संसद कानून बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कोष्टक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो संसद है यानी कि ये जो संसद बताया गया है ये क्या करेगा, कानून बनाएगा, ये उसको अमल करवाएगा, और जो अमल नहीं करेंगे, जो उसका उल्लंघन करेगा, उसका न्याय कौन करेगा, न्यायतंत्र। तो यही पॉइंट यहाँ पर समझाया हुआ है। तो आप समझ लेना कि धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र जो है केंद्र सरकार के अंग हैं, जिसमें से संसद जो है वो कानून बनाता है, मंत्रिमंडल कानून का अमल करवाता है, और न्यायतंत्र जो है वो न्याय देने का कार्य करता है। अब है संघराज्य। तो संघराज्य अर्थात तो भारत एक संघराज्य है यानी कि घटक राज्यों का संघ बताया गया, जिसे संघराज्य कहेंगे। इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर बताया गया है जिसमें कानून बनाना, केंद्र का विषय का चयन करना, राज्य का विषय बताना और संयुक्त विषय निश्चित करना। तो ये सारे चीज़ इसमें संघ राज्य में निश्चित किए जाते हैं। पहला कानून बनाना, केंद्र का विषय पसंद करना, राज्य का विषय पसंद करना, संयुक्त विषय का निश्चित करना। देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वह पूरे देश पर लागू होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको कि देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो भी कानून बनाती है वही कानून पूरे देश पर लागू होता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट दिया है मूलभूत अधिकार। तो संविधान के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समावेश किया गया है। उसमें विशेष रूप संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब ने भारत संविधान की अंतरात्मा कहा है। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इसमें आपको मूलभूत अधिकारों में एक ही पॉइंट सबसे मेन है जो आपको याद रखना है, जिसे कहेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा, यहाँ आपको ये स्वाध्याय दी गई है, संविधान अर्थात क्या। तो यहाँ पे आपको संविधान की प्रस्तावना में जो पॉइंट समझा है वो बताने हैं। फिर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन है, तो मैंने यहाँ अंडरलाइन करके आपको सभी नेताओं के नाम बताए हैं, वो आपको करने हैं। फिर संविधान की मुख्य विशेषता बतानी है, किसी भी देश में संविधान ना हो तो क्या होगा वो हमें बताना है। किसी पर की मतलब उसमें मतलब कल्पना ही नहीं की जा सकती कि देश किस प्रकार चलेगा, ठीक है। तो वो सब आपको जो टॉपिक समझा है वो आपको बताना है। गणतंत्र किसे कहा जाता है, तो ये भी अभी आपको इसमें जो भी पॉइंट दिए सारे पॉइंट आपको समझा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये स्वाध्याय कंप्लीट करनी है। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले सभी आगे के वीडियो आपको समय अनुसार मिलते रहें। थैंक यू।